Hello friends, in today's PowerPoint presentation, we will discuss the histamine, which is a autocoid, basically a local hormone. All the autocoids are local hormones, in which the one example is histamine. So here starting, I am Anand Srivastava in the Department of Pharmacology of Hygieia Institute of Pharmaceutical Education and Research. Now first we have to discuss the general overview of histamine. So don't go to read out this slide whatever written here. Just listen carefully and you will get all the conceptual thing, and after that you have to read these lines so you will get the better understanding, right? Like, as we know, first we have to know the histamine, why we called a chemical substance named histamine. Histamine का नाम histamine क्यों पड़ा? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिकली जो हिस्टामिन है, चूँकि ये बॉडी में यूबिक्यूटेसली का मतलब होता है कि ये हर जगह मैक्सिमम ऑलमोस्ट सब जगह पाया जाता है, इसलिए इसको यूबिक्यूटेसली बोलते हैं। ऑलमोस्ट सब जगह पाया जाता है। लाइक अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ की या सर्टेन प्लांट में, ह्यूमन बॉडी में सारे सेल्स में होता है, बेसिकली सेल्स के अंदर मास्ट सेल में होता है, और चूंकि ये हर टिश्यूज़ में होता है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिस्टामिन के लिए हम बोल सकते हैं एक जनरल लाइन कि बॉडी के हर टिश्यूज़ में, ऑलमोस्ट सब टिश्यूज़ में क्या होता है, हिस्टामिन। वो हिस्टामिन चूँकि सब टिश्यूज़ में है, टिश्यूज़ को हम हिस्टो बोलते हैं, हिस्टोज मीन्स टिश्यू, दैट्स वाई वी आर ये जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि हिस्टोज मीन्स से मिल रहा है, हर टिश्यूज से मिल रहा है, उसको हम हिस्टामिन बोलते हैं। तो ये जो हिस्टामिन वर्ड आया, बेसिकली ये हिस्टोज वर्ड से आया, जिसको हम बेसिकली टिश्यूज़ के लिए स्पेसिफिक यूज करते हैं, राइट? अब चूंकि यूबिक्यूटेसली ये सारे हर जगह मिल रहा है आपको, एनिमल टिश्यू सर्टेन प्लांट में मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी में। हिस्टामिन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो हिस्टामिन है ये कब रिलीज होगा, क्यों रिलीज होगा, इसका क्या रीज़न है? तो ऑलमोस्ट हिस्टामिन की हम पढ़ाई में ये जानते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेना या इन्फ्लामेटरी कोई मैकेनिज्म वहाँ पर्टिकुलर किसी पार्ट पे चल रही हो, या कोई टिश्यू में इंजरी हो गई हो और वो उस इंजरी के रिगार्डिंग आपका इन्फ्लामेशन हो, तो ये ओवरऑल जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है, इन जगहों पर हम हिस्टामिन की बात करेंगे, राइट? तो ये एक जनरल सी बात थी जो आपको ये पता होना चाहिए। हिस्टामिन मास्ट सेल में स्टोरेज ग्रैन्यूल में प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल के अंदर, और यहीं पे इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि हिस्टामिन में इट सेल्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मास्ट सेल में ये जिस ग्रैन्यूल के अंदर होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ होता है, दैट मे बी प्रोटीएजेज, दैट मे बी हेपेरिन, और दैट मे बी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो ये आपका एक पार्ट है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को बोल देता हूँ ताकि आप जब कंटिन्यू लास्ट तक देखेंगे तो आपको चीज़ मेमोराइज रहेगी। तो टिश्यूज़ में अगर हम बात करें तो बेसिकली मास्ट सेल में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हिस्टामिन प्रेजेंट होता है वो बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है, राइट? तो इसकी प्रेजेंस के बारे में, टिश्यू जो रिच होते हैं अपार्ट फ्रॉम मास्ट सेल, लाइक स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ओवरऑल अगर हम जीआईटी की बात करें तो हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। लंग्स की बात करें, लीवर, प्लेसेंटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ह्यूमंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में होता है, दैट इज also contain the rich in that have adequate quantity of histamine also will be there, and histamine इसके अलावा secretion, venom's and pathological fluid में होता है। तो अभी आपका कंसर्न इतना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हिस्टामिन मास्ट सेल में होता है और नॉन मास्ट सेल में होता है। नॉन मास्ट सेल में आप एग्जांपल बोल सकते हो लाइक स्किन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन अकर्स इन ब्रेन, एपिडर्मिस, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड ग्रोइंग रीजन। तो बेसिकली इसी से पॉइंटेड ये लाइन है।
अब जो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम जब रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हिस्टामिन में, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन देखिए, दो चीज़ों को आपको समझना होगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि हिस्टामिन आपका मास्ट सेल से आ रहा है, और दूसरे हिस्टामिन को बोल रहा हूँ मैं कि ये प्रेजेंट है या सिंथेसाइज होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेल में, एपिडर्मिस में, सेंट्रल ब्रेन में, स्किन में, प्लेसेंटा में, लीवर में, लंग्स में। तो यहाँ पर जब हम हिस्टामिन की बात करते हैं अदर देन मास्ट सेल, मास्ट सेल में जब कभी भी हिस्टामिन चूंकि स्टोर्ड है, और हिस्टामिन का जब कभी रिलीज होगा, राइट, तो रिलीज होना ये जो डिपेंडेंट होगा, किस बात पे डिपेंडेंट होगा कि बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ या नहीं, आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट हुई या नहीं। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स होना ये जनरल कोई बात नहीं है, ये आपको सर्टेन कभी होगा, कभी कभी होगा। इट मीन्स मास्ट सेल से जब हम हिस्टामिन के रिलीज की बात करेंगे या वहाँ पर हिस्टामिन के प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो चूंकि ये बार बार कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, हम एलर्जिक बार बार नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन होगा बेसिकली वो स्लो होता है, राइट। यही जब हम नॉन मास्ट सेल की बात करें जहाँ पे हम एलर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो कई ऐसी पार्ट्स हैं, कई ऐसे मैकेनिज्म हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं जहाँ पे हिस्टामिन का इन्वॉल्वमेंट है अपार्ट फ्रॉम एलर्जी। कई इंटरनल हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हिस्टामिन ओरिएंटेड हैं, जो हिस्टामिन की मदद से बनते हैं, लाइक, तो उस पर्टिकुलर सेल या टिश्यू में हिस्टामिन हमको फास्ट प्रोडक्शन होगा। इट मीन्स अगर इसको हम समराइज करें तो मास्ट सेल कंटेनिंग टिश्यूज में हिस्टामिन का प्रोडक्शन स्लो होगा, जबकि नॉन मास्ट सेल कंटेनिंग में हिस्टामिन का प्रोडक्शन फास्ट होगा। और नॉन मास्ट सेल की वजह फास्ट होने की यही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए सेल हिस्टामिन का रिलीज वेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरनल जो भी मैकेनिज्म होगी और जहाँ कहीं भी इंटरनल इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी हुई, वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन का रिलीज करेंगे, तो ये चीज़ फास्ट होगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टामिन। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये केडी त्रिपाठी से लिया हुआ है। हिस्टामिन का जो सिंथेसाइजिंग हिस्टामिन इज ऑब्टेन्ड और सिंथेसाइज्ड under the decarboxylase enzyme from the amino acid histidine. So histidine amino acid that basically ubiquitously present in everywhere in the body. Histidine under decarboxylase enzyme converts into histamine. Now this histamine is either metabolized by this N-methyl transferase or it is metabolized by diamine oxidase. When it is metabolized by N-methyl transferase, now there will be formation of N-methyl histamine. It means N-methyl histamine is a primary metabolite of histamine under N-methyl transferase. Now this formed N-methyl histamine, primarily metabolic product of histamine, again under the influence of monoamine oxidase enzyme, converts into methyl imidazole acetic acid, and this methyl imidazole acetic acid and also metabolite N-methyl histamine is excreted from the urine. In another side, either histamine can also be metabolized with the help of diamine oxidase into imidazole acetic acid. So these are N-methyl histamine or methyl imidazole acetic acid or imidazole acetic acid. These are the metabolic product of histamine. See, this is the structure of histamine, and so we can really make a concept here, like as if we have to check the if we can check the level of N-methyl histamine from the urine, it means partially we can calculate the presence of histamine because this N-methyl histamine is a metabolic product of histamine. So in few authors suggest that
the reliable index for measuring the level of histamine is basically by measuring the N-methylhistamine in the urine. So it is also written here. ये तो ये कंप्लीट सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हिस्टामिन का प्रोसेस है जो कि बहुत ही आसान है. बेसिकली हिस्टामिन इंजेस्टेड, या तो हिस्टामिन जो आपने इंजेस्ट किया या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो होते हैं, दैट आल्सो हैव कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज हिस्टामिन. सो दीज हिस्टामिन आइदर इंजेस्टेड और फॉर्म्ड in the GIT is metabolized in urine, and metabolic form is this and this. Histamine is positively charged and ionically complexed with negatively charged acidic proteases or heparin or chondroitin sulfate. तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि N-methylhistamine, this one, this primary metabolite, this N-methylhistamine in urine affords a reliable index of endogenous histamine production. Endogenous histamine का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस ड्यूरेशन में, ओवरऑल कितना हो रहा पर डे, हम यूरिनरी एक्सक्रीशन में आ रहे N-methylhistamine प्राइमरी मेटाबोलाइट के लेवल से इसके लेवल को हम चेक कर सकते हैं, राइट. So this is about the synthesis and degradation of histamine. Now, in the next slide, now we have clear concept of histaminergic receptor. So this is again a section that I took from the KDT, and basically in most of the time students get confused about histamine and their role in the different organs. Basically specifically if I say तो ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है. तो उस कन्फ्यूजन को बेसिकली मैं ऑलरेडी पहले से क्लियर करके रखूँगा. देखिए, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं बेसिकली 4 तरीके के, H1, H2, H3 एंड H4. H4 फार्माकोलॉजिकली लेस डिस्टिंक्ट होते हैं. फार्माकोलॉजिकली लेस डिस्टिंक्ट का मतलब है इनके थ्रू होने वाले फंक्शन ज़्यादा अभी प्रोफाउंड नोन नहीं है. बस ये पता है कि H4 रिसेप्टर इओसिनोफिल, मास्ट सेल, बेसोफिल्स में H4 रिसेप्टर होते हैं. और कुछ ऑथर इसको लिखते हैं कि H4 रिसेप्टर बेसिकली कीमोटैक्सिस को स्टिमुलेट करता है इन द एलर्जिक इन्फ्लामेशन. तो ये बेसिकली हमारा, इसको जस्ट एक आपको आइडिया रखना है कि H4 रिसेप्टर भी होता है और कहाँ होता है और कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स इट. नाउ जो H1, H2 एंड H3 रिसेप्टर हैं, दिस all are G protein coupled receptor. In H2 there is GS mediated GS protein coupled receptor. H1 is GQ protein coupled receptor and H3 is GI by GO protein coupled inhibitor. तो आपको इस बात से भी आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो GQ mediated इफेक्टर पाथवे है that must be IP3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ये GPCR के बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो वो चीज़ आपको पता होगी, राइट. अब आपको इस चीज़ को भी समझना है कि ये बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को भी स्टिमुलेट करते हैं. और नाइट्रिक ऑक्साइड का जब कभी रिलीज होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर होता है. और अगर हिस्टामिन EDRF को रिलीज कर रहा है तो EDRF बेसिकली ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम से रिलीज होता है. और ब्लड वेसल के एंडोथीलियम से रिलीज होकर ब्लड वेसल्स को बेसिकली ये क्या करता है, डायलेट करता है. तो आपको जो इस चार्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर, H1, H2, H3 and H4. All G protein coupled receptor are GPC. All histaminergic receptors are basically the example of G protein coupled receptor. H1 is GQ protein, H2 is GS protein and H3 is GI by GO protein.
IP3 DAG के थ्रू एक्सकट कर रहा है, दिस वर्क्स थ्रू एडेनाइल साइक्लिक AMP एंड दिस इज बिकॉज दिस रिसेप्टर H3 इज ए ऑटो रिसेप्टर। तो ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ऑटो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ऑनगोइंग प्रोसेस में एज अ ब्रेक का काम करते हैं। इट मीन्स अगर कोई आपसे फार्माकोलॉजी में कहीं पे किसी रिसेप्टर को बोलता है कि ये ऑटो रिसेप्टर है, जैसे मैं अगर बोलूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फा 2 रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर का एग्जांपल है, तो इट मीन्स मैं अगर अल्फा 2 को एक्टिवेट करता हूं तो वो एज लाइक अ ब्रेक का काम करेगा। किसके लिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को क्या करेगा? कम करेगा। मीन्स अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करने का काम करेगा, जैसे कि हम सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक क्लोनिडिन में पढ़ते हैं, राइट। तो वो एक जस्ट एग्जांपल था। उसी तरीके से अगर हम H3 को बोल रहे हैं कि चूंकि ये GI/GO प्रोटीन है, बट ऑब्वियस सी बात है इनहिबिटरी प्रोटीन है, और इसका नेचर क्या है, ये किस तरीके का है? ऑटो रिसेप्टर है। यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज इट इज प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली। देखिए नॉर्मल रिसेप्टर आपके पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑटो रिसेप्टर जो होता है वो आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होगा। तो H3 रिसेप्टर जब कभी एक्टिवेट होगा तो फर्दर हिस्टामिन के रिलीज को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि H3 रिसेप्टर इज अ काइंड ऑफ ऑटो रिसेप्टर एंड वी नो द ऑटो रिसेप्टर वर्क्स लाइक अ ब्रेक, राइट। ये एक पार्ट है। आपको H3 रिसेप्टर में बस इतना समझना है कि ये हमेशा हिस्टामिन के फंक्शन को रोकने का काम करेगा, मींस इनके अपोजिट काम करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं H1 की। H1 स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, intestine, airways and uterus, and this is also present in the blood vessels and in the blood vessels, right. There are, and in the, if we talk about the blood vessels, so in the small blood vessels basically it works through small blood vessels means जिनका डायमीटर कम हो, लाइक हम वेन्यूल की बात कर रहे हैं, आर्टरियोल की बात कर रहे हैं, कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हिस्टामिन जो अपना फंक्शन देगा ब्लड वेसल्स में वो एंडोथेलियम डेराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू देगा, राइट। अब दूसरी बात, इन पॉइंट्स को हम आगे थ्योरी में कवर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि क्या कैपिलरी परमेबिलिटी है, क्या गैप जंक्शन है। तो स्मूथ मसल ऑफ लार्जर वेसल्स जो होती हैं, लाइक अओर्टा की बात करें, मेजर आर्टरी की बात करें, तो वहां पे क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, राइट। एफरेंट आर्टरियोल, लेकिन ये प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता है। एफरेंट नर्व एंडिंग को क्या करेगा? स्टिमुलेट कर रहा है हिस्टामिन, यहाँ पे गैंग्लियनिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। एड्रिनल मेडुला से हिस्टामिन रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस को बढ़ा रहा है, जबकि ब्रेन में ट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है। तो ये एक जस्ट एक लेहमैन आइडिया है कि आपको इतनी चीज़ें पता होती, ताकि आप कंसेप्चुअल इस चीज़ को समझ पाएँ कि अगर आप हिस्टामिन में बेसिकली ब्लड वेसल्स की बात करूँ, हिस्टामिन का ब्लड वेसल्स में काफ़ी वर्सेटाइल रोल है, तो वहाँ पे अपने कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना बहुत जरूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। बेसिकली इसके बाद हमको डिस्कस तो करना चाहिए ये चीज़, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लेकिन आपने अगर इतनी बातें सुन रखी हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंड्यूस रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। देखिए मैंने पहले ही बोला कि आपके मास्ट सेल से हिस्टामिन तभी रिलीज होगा जब मास्ट सेल किसी एलर्जन के एक्सपोजर में हो, राइट। आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जन आ गया हो और तब मास्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज करना हो। तो देखिए बट ऑब्वियस सी बात है कि मास्ट सेल का एलर्जन से रोल है, क्योंकि मास्ट सेल की सरफेस पे, जैसे ये आपकी जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये पूरी मास्ट सेल है। अब इस मास्ट सेल की सरफेस पे, मीन्स आप ये जो सरफेस पे रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली रिसेप्टर हैं, और उन रिसेप्टर्स का नाम है एफसी-साइलान RI रिसेप्टर। दीज एफसी-साइलान RI रिसेप्टर allow the binding of IgE antibody synthesized or during the antigen exposure, means
जैसे ही बॉडी में एंटीजन आता है, राइट, एंटीजन आने से आईजीई एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगी, मींस आईजीई एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड आईजीई एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स हैव बिकॉज आईजीई एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो कि एंटीबॉडी का रिसेप्टर है वो मास्ट सेल के सरफेस पे है, तो दिस कॉम्प्लेक्स विल बाइंड टू द मास्ट सेल सरफेस थ्रू एप्सिसैलान आरआई रिसेप्टर। अब क्या होने वाला है, देखिए आपको यहाँ अगर गौर से आप देखेंगे तो मास्ट सेल के सरफेस पे जो आईजीई एंटीबॉडी है, लाइक एक जैसे एक ये दिखा रखा है, तो इसी के ऊपर केवल एंटीजन आएगा, तो देयर विल बी नो इफेक्ट फॉर द इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दैट एंटीजन मस्ट क्रॉस ब्रिज द टू एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी और ये दूसरी एंटीबॉडी, दोनों को होल्ड कर रहा है ये एंटीजन। नाउ during this kind of antigen antibody complex epsilon through epsilon RA receptor, the mast cell membrane starts synthesizing tyrosine protein kinase enzyme. These tyrosine protein kinase enzyme have capability to convert PIP2 into IP3। अब फिर ये बेसिक पार्ट आ गया, तो आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मीन्स आपको रिसेप्टर्स क्लियर होने चाहिए, राइट। तो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज वंस सिंथेसाइज्ड और वी कैन से द रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स थ्रू द एप्सिसैलान आरआई रिसेप्टर। नाउ दिस फॉर्म्ड IP3 stimulate the release of calcium from endoplasmic reticulum, and through the endoplasmic reticulum as the calcium releases, now this calcium has capability to fluidize the vesicles present in the mast cell। ये मास्ट पूरी मास्ट सेल है, इसके अंदर ये वाली जो है ये क्या है, ये वेसाइकल्स हैं, राइट। और वेसाइकल्स के अंदर हिस्टामिन, जैसा कि ऑलरेडी हमने बोला था, या तो हेपेरिन के साथ स्टोर्ड होगा या तो प्रोटीएजेस के साथ या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के साथ, वो उनके साथ है। तो ब्लू कलर में ग्रेन्यूल्स दिखा रखा है और ये पूरी वेसाइकल दिखा रखा है। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम विल फ्लूडाइज द वॉल ऑफ वेसाइकल्स। तो वॉल ऑफ वेसाइकल्स को जैसे फ्लूडाइज करेगा तो ग्रेन्यूल्स यहाँ से क्या आ जाएंगे, बाहर। अब इस ग्रेन्यूल्स को इनलार्ज करके, बड़ा करके स्ट्रक्चर बना रखा है कि इस ग्रेन्यूल के अंदर है क्या। तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, इस ग्रेन्यूल के अंदर या तो प्रोटीएजेस हैं हिस्टामिन के साथ, या तो हेपेरिन है हिस्टामिन के साथ, या तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है हिस्टामिन के साथ। तो चूंकि हिस्टामिन का पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटीएजेस का नेगेटिव, तो हम यहाँ नाउ फर्दर दीज हिस्टामिन एक्सचेंज विद एनी कैटायनिक आयन विच कैन बी सोडियम और कैल्शियम, और सोडियम कैल्शियम जैसे यहाँ आएंगे हिस्टामिन आपका बाहर आ जाएगा। So this is the mechanism of antigen antibody reaction induced release of histamine from mast cell। तो आपको इसमें दो तीन चीज़ें ये जाननी है कि ये डीग्रेनुलेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द कैल्शियम। कैल्शियम क्यों आ रहा है, बिकॉज PIP2 converts into the IP3 and IP3 sensitize the endoplasmic reticulum so that increased release, because endoplasmic reticulum मतलब एक अच्छा स्टोरेज माना जाता है किसका, कैल्शियम का। और जब ये एक्टिवेट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये कैल्शियम रिलीज करेगा, राइट। और वो एक्टिवेट क्यों होगा, IP3 से। IP3 क्यों बना, क्योंकि PIP2 को IP3 में कन्वर्ट किया टायरोसिन प्रोटीन काइनेज ने। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज क्यों एक्टिवेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है किसकी, एंटीबॉडी की विद द एंटीजन थ्रू द एप्सिसैलान आरआई रिसेप्टर। तो ये आपका एक बेसिक मैकेनिज्म है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमारे मास्ट सेल में, मास्ट सेल से अल्टीमेटली हमने हिस्टामिन को रिलीज करते हुए देखा, तो मास्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी बेसिकली यहाँ पे, वो जब आईजीई जो रिसेप्टर होते हैं वो हिस्टामिन के रिलीज को तो प्रोवोक करते ही हैं, साथ ही साथ जो सेलुलर मेम्ब्रेन पे, जैसे कि हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में अराइचिडोनिक एसिड वाले पाथवे को पढ़ा है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज A2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये आईजीई एंटीबॉडी
टायरोसिन प्रोटीन काइनेज के अलावा भी एक्टिवेट करेगी फास्फोलाइपेज A2 को, और फास्फोलाइपेज A2 डिफरेंट सेकेंडरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो फिर हम बात कर सकते हैं कि देयर कैन बी रिलीज ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मेटाबोलाइट ऑफ अराकिडोनिक एसिड एंड ल्यूकोट्राइन D4। स्पेसिफिक एक ल्यूकोट्राइन की बात कर रहा है, वैसे कई तरीके के ल्यूकोट्राइन यहाँ पे रिलीज होंगे सर। जो सबसे प्रोमिनेंट होगा वो होगा LT-D4, राइट। तो ये आपका एक जनरल एक पॉइंट है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम पहले जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस पार्ट को, तो हम यहाँ से एक एक करके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हर बच्चे का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कई बार बुक में इतना क्लैरिटी के साथ कई बुक को क्लब करेंगे तो आपको बट ऑब्वियस से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अगर एक बुक आप पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। ये जो कंटेंट है वो 2-3 बुक्स का है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइक फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जैसे हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वेस्कुलर सिस्टम भी आ गया, मीन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया और हार्ट आ गया। तो हार्ट को हम 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हम ब्लड वेसल्स को पहले कंसीडर करते हैं। तो ब्लड वेसल्स में जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में डायलेट, देखिए क्लियर लिखा है, डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन फ्लशिंग एंड डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, फॉल इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि ऑलरेडी जो बच्चे TPR वगैरह जानते हैं वो जानते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स को हम डायलेट कर देंगे तो TPR कम हो जाएगा, और TPR कम होगा तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। फॉल इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, ये सिस्टेमिक और पल्मोनरी वाला सिस्टेमिक पल्मोनरी है, राइट, ये सिस्टोलिक वाला नहीं है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम H1 रिसेप्टर हैव हायर एफिनिटी फॉर हिस्टामिन, जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो बेसिकली H1 रिसेप्टर के थ्रू आने वाला है। H1 रिसेप्टर बेसिकली कहाँ पे है, स्मॉलर ब्लड वेसल्स में। स्मॉलर ब्लड वेसल्स में अगर हम बात करें तो कैपिलरीज मेनली कहाँ पे आती हैं, कैपिलरीज। तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो, कौन सा मीडिएट, चूंकि ये वहाँ पे, चूंकि हिस्टामिन का नेचर को अभी तक हमने पढ़ा कि ये हिस्टामिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल में, लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो हम फिर कैसे हम इसको वेस्कुलर डायलिटेशन की थ्योरी को जो है एक बेस देंगे कि किस बेसिस पे कर रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है इस पे, हिस्टामिन EDRF इंड्यूस्ड एंडोथीलियम से EDRF मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस्ड मैकेनिज्म के थ्रू वैसोडाइलेशन करता है। तो इस बात को आपको बताना होगा कि यहाँ पर H1 रिसेप्टर हैव हाई एफिनिटी फॉर हिस्टामिन एंड डायलेशन EDRF इंड्यूस्ड होता है, जो कि रैपिड जल्दी होता है और कम समय के लिए होता है। जबकि H2 रिसेप्टर जो कि साइक्लिक MP मीडिएटेड डायलेशन करते हैं, क्योंकि H2 रिसेप्टर में हमने जो पढ़ा है H2 रिसेप्टर किसके थ्रू कर रहे हैं, साइक्लिक MP के थ्रू। ये भी ब्लड वेसल्स में क्या कर रहे हैं, डायलेशन कर रहे हैं। तो साइक्लिक MP के थ्रू जो डायलेशन कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट, मोर स्लोली होता है, मोर सस्टेन्ड होता है। लेकिन दोनों जगह वेदर इट इज H1 और इट इज H2, both receptor in the blood vessels are responsible for dilatation. H1 mediate their dilatation through the EDRF induced mechanism, while H2 induced dilatation through cyclic MP mediated dilation. तो कई बार बच्चों को ये समझ में आएगा कि साइक्लिक MP कैसे डायलिटेशन कर रहा है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे इमेज डाल के रखी है जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जैसे यहाँ इसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो मेरा समझाने का तरीका वो ये है वो कि एक्टिन जब मायोसिन से कंबाइंड होगा, राइट, तो एक्टिन मायोसिन लाइट चेन कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। तो एक्टिन मायोसिन लाइट चेन, जब एक्टिन मायोसिन की असेंबली बनेगी, एक साथ कंबाइन होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट में होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो रिलैक्सेशन होगा। तो बेसिकली जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये दिखा रखा है कि दिस मायोसिन लाइट चेन काइनेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम कॉल्मुडेलिन कॉम्प्लेक्स MLCK फ्रॉम इनएक्टिवेटेड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम कॉल्मुडेलिन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। नाउ दिस एक्टिव फॉर्म फास्फोराइलेट, बिकॉज इसके नाम के साथ क्या लगा है, काइनेज।
इट मीन्स ये क्या करेगा, फास्फोराइलेट करेगा। किसको करेगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, इट मीन्स ये मायोसिन लाइट चेन को फास्फोराइलेट करेगा। नाउ दिस मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेटेड under the influence of myosin light chain kinase, and once the myosin light chain phosphorylated, this phosphorylated myosin light chain converts actin into actin myosin light chain phosphorylated group, and this assembly is responsible for further contraction. So as the H2 receptor playing their role by increasing the level of cyclic AMP, and how does the cyclic AMP is responsible for dilatation, because this mechanism is responsible for contraction. So because we know the MLCK, myosin light chain kinase, when cyclic AMP increases, now this cyclic AMP is responsible for phosphorylation of MLCK. देखिए मायोसिन लाइट चेन काइनेज का काम तो फास्फोराइलेट करना है मायोसिन लाइट चेन को, लेकिन अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेज खुद फास्फोराइलेट हो गया, जैसा कि इंक्रीज साइक्लिक एमपी होने से होता है, तो इंक्रीज साइक्लिक एमपी होने से क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज इटसेल्फ क्या होगा, फास्फोराइलेटेड। तो फास्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज इज ऑल्सो अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, राइट। इसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। एज वी आर एक्सपोजिंग दिस विथ इंक्रीज्ड साइक्लिक एमपी कन्वर्ट्स मायोसिन लाइट मींस साइक्लिक एमपी फास्फोरिलेट द MLCK so that again it continuously in the inactivated state, and MLCK जब फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में है, इट मींस ये खुद MLC को फॉस्फोरिलेट नहीं करेगा, एक्टिन से मायोसिन असेंबली नहीं बनेगी, कंट्रैक्शन नहीं होगा, इट मींस क्या होगा यहाँ पे, रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से H2 रिसेप्टर मीडिएटेड साइक्लिक एमपी मीडिएटेड डायलेटेशन किसमें होगा, लार्जर ब्लड वेसल्स में होगा। स्मॉलर में हम क्या बात करेंगे, H1 मीडिएटेड, राइट। तो ये आपका एक कंसेप्चुअल पार्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स में आपका हिस्टामिन का रोल अगर बेसिक से पूछा जाए तो दोनों H1 के थ्रू डायलेटेशन, H2 के थ्रू डायलेटेशन। H1 के थ्रू आपका EDRF इंड्यूस और H2 के थ्रू आपका साइक्लिक एमपी इंड्यूस। साइक्लिक एमपी की बेसिक मैकेनिज्म ये है जो कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कैपिलरी परमेबिलिटी पे भी इंक्रीज करता है, हिस्टामिन कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, एंडोथीलियम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लास्ट की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर्टिकुलर वेसल्स की, वो एक्सपोज होगी किससे, डायरेक्ट विद ब्लड, फ्लोइंग ब्लड या प्लाज्मा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन अलाउ करेगी, चूंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में स्पेसिफिसिटी नहीं होती, सेलेक्टिवली वो क्रॉस नहीं करवाती, तो उसके थ्रू क्या होगा, प्लाज्मा और एसेंशियल एलिमेंट भी वहां से रिलीज होने लगेंगे। कहाँ से, वेस्कुलर कंपार्टमेंट से, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, सेपरेट एट देयर बाउंड्रीज एंड दस टू एक्सपोज द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज freely permeable to plasma protein circulating cells that are recruited during mast cell response and fluid to extracellular space formation of edema। तो एक increased capillary permeability भी किसका रिस्पॉन्स है, H1 मीडिएटेड। और बेसिकली कैपिलरी की बात कर रहे हैं, स्मॉलर ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर था, H1। तो आपको एक ये पॉइंट याद होना चाहिए। नाउ हार्ट की बेसिकली आप बात करेंगे, तो हार्ट में देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हार्ट में हमारा कौन सा रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर है। हार्ट में हमारा H2 रिसेप्टर है। इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, मींस आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है। लेकिन लाइक गुडमैन गिलमैन इस चीज को कोट करता है कि जे लाइक स्लो AV कंडक्शन थ्रू H1 रिसेप्टर भी होता है। मींस आपको अगर स्लो AV कंडक्शन, मतलब AV कंडक्शन जो स्लो होता है या बाहर से उसको स्लो किया जा सकता है, तो H1 एगोनिस्ट के थ्रू
क्योंकि H1 रिसेप्टर होता है AB नोड पे और AB नोड के कंडक्शन को स्लो करता है जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो। लेकिन जो प्रोमिनेंट ओवरऑल बुक्स में कई बार आपको मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है कि हार्ट में थ्रू द H2 रिसेप्टर हिस्टामिन इंक्रीज्ड देयर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड बेसिकली फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है और क्या इंक्रीज कर रहा है, उसकी रेट को इंक्रीज कर रहा है, राइट, एट्रिया और वेंट्रिकल के दोनों को। तो ये एक पार्ट है। डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इज नॉट प्रोमिनेंट। ये भी बात है कि हार्ट पे आपको लेके उतना मतलब स्पेसिफिक नहीं उसकी डिटेल को जाना है, क्योंकि हार्ट पे हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं होता। एक टर्म होता है हिस्टामिन शॉक। तो चूंकि हिस्टामिन शॉक को हर बच्चा इससे रिलेट करेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि कैपिलरी परमिबिलिटी को हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एंडोथीलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, और एंडोथीलियल सेल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाउंड्रीज पे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी जो कि फ्रीली परमेबल होती है प्लाज्मा प्रोटीन और सर्कुलेटिंग सेल के लिए। मींस अल्टीमेटली हम फॉर्मेशन ऑफ एडेमा की बात कर रहे हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे कि हिस्टामिन शॉक क्या होगा जब कभी हम हिस्टामिन को लार्ज डोज में देते हैं या हिस्टामिन लार्ज अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी कोई रिएक्शन है, या हम बात करें कि कोई सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन है, तो कॉजेज प्रोफाउंड एंड प्रोग्रेसिव फॉल इन बीपी। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो आपने एंडोथीलियम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हाई डोज आपने हिस्टामिन की दी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज हुई है ब्लड और प्लाज्मा से, और बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एडेमा की कंडीशन होगी और वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जिसकी वजह क्या बनेगी, चूंकि ये हिस्टामिन की वजह से हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टामिनर्जिक और हिस्टामिन शॉक। तो एक हिस्टामिन शॉक भी आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन लिखी हुई है, रिड्यूस्ड वीनस रिटर्न एंड ग्रेटली लोअर कार्डियक आउटपुट, ये सारे बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। हिस्टामिन का एक अपना खुद का एक नेचर है। हिस्टामिन को जब इंट्राडर्मली हम इंजेक्ट करते हैं तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टामिन ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हिस्टामिन को इंट्राडर्मली हम इंजेक्ट करते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होते हैं? वो 3 रिस्पॉन्स, रेड स्पॉट, व्हील एंड फ्लेयर। तो रेड स्पॉट बेसिकली किस लिए होता है? रेड स्पॉट जो होता है H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, जबकि व्हील भी कैसा रिस्पॉन्स है? H1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। जबकि फ्लेयर कैसा है? ये एक्सोनल रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स है, राइट, इसमें कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो रेड स्पॉट बनना लाइक हमने इंट्राडर्मली हिस्टामिन को इंजेक्ट कर दिया, तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन क्या होगा? इंटेंस कैपिलरी डायलेटेशन होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि EDRF इंड्यूस्ड कैपिलरी डायलेटेशन होता है। तो उस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में जब डायलेटेशन होगा तो ब्लड की पूलिंग होगी, और जब ब्लड की पूलिंग होगी तो वहां पे क्या बनेगा? रेड स्पॉट दिखाई देगा, राइट, रेड स्पॉट होगा कैपिलरी डायलेटेशन की वजह से, जो कि H1 मीडिएटेड है। सेकंड स्टेप होगा व्हील। व्हील क्या होगा? जब वहां पे ज्यादा ब्लड आएगा और कैपिलरी डायलेटेट होगी, एंडोथीलियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो एंडोथीलियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी, इट मीन्स वहां पे एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड भी होगा। तो एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड होगा फ्रॉम द कैपिलरी एंड वेन्यूज, वो भी H1 मीडिएटेड होता है, जिसकी वजह से कौन सी स्टेज आती है? व्हील की। फ्लेयर की हम बात करें तो जो रेडनेस की हम बात कर रहे थे सबसे पहले पॉइंट पे कैपिलरी डायलेटेशन के थ्रू, उसके बियॉन्ड भी रेड स्पॉट, रेडनेस बियॉन्ड द रेड स्पॉट इन द सराउंडिंग एरिया ड्यू टू आर्टेरियोलर डायलेटेशन मीडिएटेड बाय एक्सोनल रिफ्लेक्स। अब एक्सोनल रिफ्लेक्स के थ्रू मीन्स ये न्यूरोनल रिस्पॉन्स है, उसके थ्रू आपका फ्लेयर का रिस्पॉन्स आने वाला है, राइट। सो इस पॉइंट को भी हम समझ गए। ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल कि EDRF इंड्यूस्ड H1 मीडिएटेड होता है स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, इसको हम पढ़ चुके हैं। फेस की ब्लड वेसल अगर डायलेट होंगी, ब्लड की ज़्यादा सप्लाई होगी, तो वहाँ पे फ्लशिंग वगैरह हम देख सकते हैं, राइट। फ्लशिंग मीन्स हल्की स्वेलिंग और साइनिंग होगी चेहरे पे। लार्जर आर्टरी में हम कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करेंगे हिस्टामिन की, जो कि मीडिएटेड होता है H1 रिसेप्टर के थ्रू, राइट। ये IP3 डाइएसाइल ग्लिसरॉल मीडिएट मीन्स, देखिए हिस्टामिन में जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर हैं वो बेसिकली को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हिस्टामिन को जैसे अगर हम H1 और H2 की बात करें तो दोनों डायलेटेशन कर रहे हैं, लेकिन H1 लार्जर ब्लड वेसल्स में
स्मॉलर ब्लड वेसल्स में तो डायलेटेशन करता है, लेकिन H1 लार्जर ब्लड वेसल्स में बेसिकली IP3DAG इंड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन करता है लार्जर आर्टरीज एंड वेन्स का। लेकिन प्रोमिनेंट इफेक्ट चूंकि हिस्टामिन का ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि प्रोमिनेंट इफेक्ट हिस्टामिन का H1 के थ्रू आता है, तो जो कि हमको इफेक्ट आएगा कि डिक्रीज इन बीपी। Some response such as hypotension that result from vascular dilatation are mediated by both H1 and H2 receptor। विसरल स्मूथ मसल की भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि वहां पे क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि H1 मीडिएटेड होगा। ग्लैंड्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्लैंड्स में H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसीलिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं पेप्टिक अल्सर में, जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एंटी अल्सर इफेक्ट देती है। तो बेसिकली आपको ये भी इस पॉइंट को भी समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर स्टमक के केस में ग्लैंड में बेसिकली हम H2 रिसेप्टर की चर्चा करेंगे। सेंसरी नर्व एंडिंग की बात करें तो सेंसरी नर्व एंडिंग मीन्स जो स्किन के पेरीफेरी में, जो ज़्यादा डीपली डेप्थ में हम बात नहीं कर रहे हैं, स्किन के पेरीफेरी में हिस्टामिन के इंजेक्शन अगर हम देते हैं तो आईवी या इंट्राक्यूटेनियसली, तो हमको इचिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सेंसरी नर्व एंडिंग के टर्मिनल्स हैं वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होगा। वो हिस्टामिन का इंजेक्शन उस पर्टिकुलर नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज कर देगा और कई बार उसकी वजह से हमको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और जब कभी हम हिस्टामिन को हायर कंसंट्रेशन में देते हैं तो कई बार ये डीपली जाकर डीप टिश्यूज में पेन की वजह भी बनता है। तो दीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ हिस्टामिन टू स्टिमुलेट नर्व एंडिंग। इन द पेरीफेरी न्यूरोनल रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन आर जनरली H1 टाइप। H1 टाइप बेसिकली ऑलमोस्ट H1 जगह ही, क्योंकि H2 को हम ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। ऑटोनोमिक गैंग्लिया या एड्रेनल मेडुला में भी हमारा रिसेप्टर होता है, और वहाँ पर हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर बेसिकली H1 रिसेप्टर होता है, वो वहाँ पे स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन को, मीन्स सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हिस्टामिन चूंकि BBB को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसका सेंट्रल इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ही नहीं, सेंट्रल इफेक्ट इसका कोई प्रोमिनेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टामिन। अगर आपको हिस्टामिन्स के बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन्स आपको ब्लड वेसल्स में बेसिकली फोकस करना है, विसरल स्मूथ मसल में आपको ऑलरेडी पता होता है, आपको कैपिलरी परमेबिलिटी को, हिस्टामिनर्जिक शॉक को, इस तरह की चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं। रेड स्पॉट क्यों होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है, व्हील फ्लेयर क्या है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।